तो बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2025 जो भी होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें इस वर्ष जो भी बच्चे क्लास 10 की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो, थोड़ा फ़ायदेमंद हो। अभी आखिरी महीना परीक्षा का चल रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अंत तक ठीक है परीक्षा जो है वो बच्चों के लिए आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें परीक्षा से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना हो सकती है, मैं प्रतिदिन उन सारे क्वेश्चंस को आप सारे बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं बिहार बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जो मॉडल पेपर आया है, ठीक है, उसको 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चंस को समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं एग्ज़ाम को लेकर, मैं इसको ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं इस सेशन का जो आगाज़ है वो मैं विज्ञान के मॉडल पेपर से कर रहा हूं, जिसके प्रश्न आपको बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और जिनके पास मॉडल पेपर नहीं है तो वो दिए गए स्क्रीन पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो और मैं उन्हीं मॉडल पेपर के प्रश्नों को अभी फ़िलहाल 1 बाय 1, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को, सारे प्रश्न को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद पहुँचे। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ साइंस विज्ञान के जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनमें से 40 क्वेश्चन मैं आज कवर करूँगा इस वीडियो में, और आने वाले अगले वीडियो में मैं 40 प्रश्न को, 40 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसी बहाने आपका जो भी मॉडल पेपर के जो प्रश्न है वो कवर भी हो जाएगा, और कोशिश करूँगा कि आपको रटना ना पड़े, ठीक है, इजी वे में आसान तरीके से आपको सारे प्रश्न और उनके हल, ठीक है, समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार बोर्ड 2025 के विज्ञान के मॉडल पेपर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सबसे पहला सवाल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखें, ठीक है, काफ़ी फ़ायदेमंद पहुंचेगा इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न से। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है एग्ज़ाम में, वो 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, खंड आ और खंड बा। सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का होता है, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, ठीक है। मीन्स कि 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं और 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं 40 क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, 80 में से, और कोशिश करूंगा कि मैं अगले दिन, अगले वीडियो में 40 क्वेश्चन, बचे हुए 40 क्वेश्चंस को कवर करूं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव का, तो टोटल 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गएंगे, मतलब 4 ऑप्शन रहता है। ठीक है, ABCD, इसमें एक चुनना होता है। और ऑब्जेक्टिव बनाने का भी अपना एक सिस्टम है, अपना एक तरीका है। अगर हम उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो जितना देखने में ये इजी लगता है वो बाद में फिर दिक्कत कर जाता है ये। ठीक है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा समझाने का कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, कम से कम वक्त में। चलिए, उसके लिए आपको एक OMR शीट भी दिया जाता है ना। उसी OMR शीट में अच्छे से इसको फिल करना होता है। मैं एक वीडियो में आपको OMR शीट भी भरना सिखाऊंगा कि कैसे हमें OMR शीट भरना है। ठीक है, ताकि जब वो OMR शीट मशीन में डाला जाए तो किसी प्रकार कोई दिक्कत ना करे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को इससे मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल पूछ रहा है, जैसे कि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपने पढ़ा है उसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको समझाते चला जाऊँ जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि पूरा चैप्टर तो बताना मुमकिन नहीं है अभी, लेकिन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने, यहाँ पे एक सवाल है, प्रकाश स्रोत जिसे हम इंग्लिश में सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश स्रोत से यहाँ से भी एक सवाल बन सकते हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश स्रोत उस वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश हमें प्राप्त होता है। जिस मतलब यूँ कहें आसान भाषा में कि प्रकाश प्राप्त होने वाला जरिया, किस जरिए से, किस वस्तु से, किस पदार्थ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं, वैसे जरिए को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। सूर्य हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आएगा, क्योंकि सूर्य हमें अल्लाह के द्वारा, प्रकृति के द्वारा उससे प्रकाश प्राप्त होती है। और एक होता है मानव निर्मित, जिसको इंसान बनाते हैं, जैसे मरकरी, बल्ब, है ना, मोमबत्ती इत्यादि। तो अगर कहीं से प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और उसके सामने किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, ठीक है, मीन्स कि प्रकाश जहाँ से आ रहा है उसके सामने वैसे वस्तु को रख दिया जाए जिससे प्रकाश आना बंद हो जाए, ठीक है, रुकावट पैदा हो जाए, तो उसके अपोजिट क्या बनेगा। ठीक है, उसके सामने क्या बनेगा। तो जहाँ से प्रकाश आ रही होती है, जब उसके सामने हम किसी वस्तु को रख देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड में क्या होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, काला कलर का धब्बा दिखाई देता है, ब्लैक। ठीक है, उस ब्लैक को क्या बोलते हैं, उस ब्लैक धब्बे को, उस ब्लैक जो हमें दिखाई देता है उसे छाया कहते हैं, शैडो कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारा, छाया, उपछाया, ए और बी दोनों, मतलब छाया या उपछाया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल था कि जब कहीं से प्रकाश आ रही होती है और उसके रास्ते पर कुछ रख दिया जाए जिससे प्रकाश आर पर ना जाए, है ना, तो उसके अपोजिट साइड में, उसके दूसरी तरफ क्या बनेगा, तो उसकी दूसरी तरफ छाया बनती है उसका, है ना, जिससे प्रकाश आर पर नहीं जाता है। और जिस वस्तु के प्रकाश आर पर चला जाता है उसके पीछे छाया नहीं बनता है ना। ये हम लोगों ने, ये आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में, प्रकाश का प्रवर्तन में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं हम इसके दूसरे सवाल पर। कोशिश करेंगे धीरे धीरे हम इसकी गति को बढ़ाने का, ठीक है, क्योंकि समझाना होता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है, इसी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ये सवाल। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन है, आपने समतल दर्पण पढ़ा होगा जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। हमारे घर में जो आईना है, ठीक है, वो एक समतल दर्पण का उदाहरण है, वो एक समतल दर्पण है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, जिसके अंदर हमें हमारा प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना।
चलिए, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, कितनी होती है? ओके, फोकल लेंथ कितना होता है? 0 होता है, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत? आपने दर्पण पढ़ा था, ठीक है। एक हमारा अवतल दर्पण था और एक हमारा उत्तल दर्पण था, है ना। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती थी? इसका संख्यात्मक मान कोई डिसाइड नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है ना। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो दर्पण है वो किस आकार का है, ठीक है। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी हुई है, ठीक है, दोनों में। वैसे ही समतल में भी कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। और समतल दर्पण का हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि 0 होगा या 50 सेंटीमीटर होगा या 100 सेंटीमीटर होता है ना। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत, ठीक है। अवतल और उत्तल का तो आसपास में होता है, नियर बाई होता है, ठीक है। लेकिन समतल का, अवतल उत्तल का नियर बाई होता है, समतल का पास में नहीं होता है। समतल की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत पर होती है, ठीक है। और अनंत पर स्थित कोई भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देता है ना। तो इसको आंसर जो हम लोग याद रखेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो अनंत होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता, ठीक है, इसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, ठीक है। इसका सूत्र होता है 1/f। किसी लेंस की क्षमता उस दर्पण के मुख्य फोकस के व्युत्पन्न होती है ना, अपोजिट होता है, 1/f होता है। तो अगर कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, कोई उत्तल लेंस है इस तरह का, और उसकी जो फोकस दूरी है लेंस से वो 1 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो याद रखिएगा बच्चों कि जब किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता जो होती है वो 1 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 1 डायोप्टर, ओके। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उसकी जो क्षमता होगी, उसकी जो पावर ऑफ लेंस होगा वो होगा 1 डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। और लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो, ठीक है, डायोप्टर होता है, ठीक है। तो हम जो इसका ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, A -1D, जो ये नहीं होगा। B में है 1.5D, ये भी नहीं होगा। अब इसके अपोजिट साइड में हमें एक हमारा है 1D, है ना, और दूसरा है 2D। तो ये 2D नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन C 1D। याद रखेंगे कि जब किसी लेंस की क्षमता, जब किसी लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, तो उसकी जो क्षमता होगी वो 1 डायोप्टर होती है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? सबसे पहले आपको अपसारी लेंस पता होना चाहिए कि अपसारी लेंस कहते किसे हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? वाई? क्योंकि उत्तल लेंस जो है, अवतल लेंस को, ओके सॉरी, अवतल लेंस को, है ना, अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को विभिन्न दिशाओं में विकिरित कर देती है, फैला देती है। तो जब कोई लेंस प्रकाश की किरण को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है या फैला दे, ठीक है, तो वैसे लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और ये कौन सा लेंस है जो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को मोड़ देती है, फैला देती है? तो वो है हमारा
अवतल लेंस, ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है, ये जो उत्तल लेंस है, ये जो हमारा उत्तल लेंस है, ये विभिन्न दिशाओं से आने वाले प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर सिमेट देती है, एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देती है, मिला देती है। और अवतल लेंस क्या करता है कि किरणों को फैला देती है। तो फैलाने को कहते हैं अपसार होना, इसीलिए इसको अपसारी कहते हैं। और एक बिंदु पर मिला देने को अभिसारी कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस, और अपसारी लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, है ना, जो जवाब उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। ठीक है, अब आते हैं हम इसके अगले प्रश्न पर। इसका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश की चाल का मतलब कि प्रकाश की भी अपनी चाल होती है, प्रकाश की भी अपनी गति होती है ना। इसकी चाल अलग अलग माध्यमों में कैसा होता है? ठीक है, अलग अलग माध्यम में मतलब प्रकाश जो है वो किस किस माध्यम में जाती है, गमन करती है? तो वो है वायु, है ना, जल और कांच। ठीक है, 3 विशेष माध्यम है प्रकाश के गमन करने की। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की जो स्पीड होगी, जो लाइट की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? ठीक है, पहला भिन्न भिन्न होगी, या एक जैसा समान होगा, या दोनों होगा, ए और बी दोनों, मतलब अलग अलग भी होगी और कभी एक समान होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कांच में सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा जल में, और उससे ज़्यादा होता है वायु में। ठीक है, वायु के बाद एक और माध्यम होता है निर्वात, है ना, वैक्यूम, जहाँ पर वायु भी नहीं होती है। तो वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबसे ज़्यादा वायु में होती है ना। लेकिन यहाँ प्रश्न था कि अलग अलग माध्यम में कैसी होती है। हम कहेंगे कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होता है ना। एक समान तो हो नहीं सकता है, और दोनों भी नहीं हो सकता है। इनमें से कोई नहीं तो बाद में हम आएंगे, क्योंकि इसमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो अलग अलग होता है। अब आते हैं हम ऑप्शन ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, सबसे पहले बात कि आवर्धन क्या होता है पहले पता होना चाहिए। आवर्धन कहते हैं कि किसी दर्पण द्वारा, ठीक है, जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो अपने वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, इस विशेषता को आवर्धन कहते हैं। इस गुण को, इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टीज़ को हम आवर्धन कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, क्योंकि यहाँ लेंस के बारे में पूछ रहा है, तो कोई लेंस किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है या कितना छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, हम इस चीज़ को, है ना, फिजिक्स की भाषा में आवर्धन कहते हैं। कि वो वस्तु से इतना आवर्धित बना, है ना, मतलब कितना छोटा बना है कितना बड़ा बना। तो कितना छोटा बना है कितना बड़ा बना, ये तो तुलनात्मक मान होता है, ये तो एक तुलनात्मक राशि है। ठीक है, इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। ये केवल एक प्रॉपर्टीज़ बताता है, एक गुण बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो कितना बड़ा बन रहा है वस्तु से और कितना छोटा बन रहा है। इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन बोल रहा है मिलीमीटर, नो, सेंटीमीटर, नो, मीटर, बिल्कुल नहीं, मात्रक विहीन, मतलब जिसका कोई मात्रक ना हो। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो वो केवल एक अनुपात बताता है, एक रेशियो बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा है और कितना छोटा है। ठीक है, ओके।
रेशियो बताता है। अब आते हैं हम लोग इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है अपवर्तनांक, है ना, ये पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक क्या होता है, किसे कहते हैं। अपवर्तनांक कहा जाता है किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ना, ठीक है। कोई वस्तु, कोई माध्यम किसी प्रकाश को कितना मोड़ पाता है, तो अपवर्तनांक का मतलब होता है कि कोई माध्यम किसी प्रकाश को कितना मोड़ पाती है, ठीक है। तो किसी माध्यम द्वारा या किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो कोई वस्तु या कोई माध्यम किसी प्रकाश को कितना मोड़ पाता है ना, ये उसके बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। मतलब कि कौन सा वस्तु, कौन सा पदार्थ, कौन सा माध्यम किसी प्रकाश को सबसे ज़्यादा मोड़ सकती है, ये मोड़ पाती है ना। ऑप्शन है कांच, बी में हीरा, डायमंड, सी है बर्फ, या डी है वायु। ये चारों हमारे प्रकाश के माध्यम हैं, ठीक है, चारों से प्रकाश होकर के गुजरती है। लेकिन हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश को सबसे ज़्यादा मोड़ती है, सबसे ज़्यादा अपवर्तित करती है, यानी सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का होता है। इसीलिए हीरा क्या होता है, हल्की सी रोशनी में भी चमकती है, ठीक है। अगर अंधेरे कमरे में उसको रख दिया जाए तो हल्की सी भी प्रकाश पर पड़ेगी तो बिल्कुल चमकने लगता है, ठीक है। और ये होता है प्रकाश के अपवर्तनांक, उस माध्यम के अपवर्तनांक की वजह से, क्योंकि हीरा जो है वो प्रकाश को सबसे अधिक मोड़ती है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, तो हम कहेंगे हीरे का। ओके, चलो अब आते हैं हम अगले सवाल। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक अभिसारी लेंस बनाता है, ठीक है। अभिसारी लेंस मैंने बताया था जो प्रकाश को एक ही बिंदु पर अभिसारित कर दे, एक ही बिंदु पर मोड़ दे, ठीक है। उस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारा क्या है, अभिसारी लेंस है, ठीक है। और अभिसारी लेंस जो होता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। पहला, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब। सदैव आभासी, यानी कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब। कभी आभासी तो कभी वास्तविक, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, भारतीय भवन का सेकंड चैप्टर, और एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में ही वो दोनों था, तो उसमें आपने लेंस के बारे में पढ़ा था उत्तल लेंस में, कि उत्तल लेंस में है जो, ठीक है, जो प्रतिबिंब प्राप्त जो बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा, यानी कि सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, ठीक है, उत्तल लेंस में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, ऑलवेज अ रियल इमेज बनता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। यानी कि आकाश का जो रंग नीला जो होता है वो किसकी वजह से होता है, किस परिघटना के कारण होता है। ऑप्शन है अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है परावर्तन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा था कि आकाश का रंग जो हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि जो हमारा श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है ना। तो उसमें नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक होता है जो हमारी आंखों तक आती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का 7 रंगों में बंट जाने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि नीले रंग का जो नीला जो वर्ण होता है वो हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, ठीक है, प्रकीर्णित होकर। अब आते हैं हम इसके अगले सवाल पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कि पहला वर्ण। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है वो होता है लाल, ठीक है, रेड, ठीक है ना। कौन कौन से कलर होते हैं, आपने इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ा होगा, रोवाइज बिव, रोवाइज बिव, आर से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। सबसे पहला जो कलर होता है वो होता है रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, अगले सवाल पे।
इसका जो अगला सवाल है वो देखो, इसके बाद हम मैथ बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने मैथ का भी क्वेश्चन लिया हुआ है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैथ के भी सारे ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, 100 जो 100 प्रश्न है उसको, ठीक है ना, आधा आधा करके सॉल्व कर दूँ, ठीक है। क्या ही लेकर बैठा हूँ, उसके बाद मैं मैथ का बताऊँगा। चलिए, तो अगला सवाल हमारा है कि वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन ये एक सवाल बहुत लोगों को कंफ्यूज भी कर सकता है ना। इतना इजी नहीं है। हाँ, जिसने मानव नेत्र के बारे में जो चैप्टर वो पढ़ा होगा तो उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि वृहत संख्या में, वृहत मतलब होता है काफ़ी अधिक, ठीक है, अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जहाँ से प्रकाश को ग्रहण करके, है ना, उसके फल में, यानी कि उसके रिजल्ट के तौर पे हमें जो उसका देखने की जो आभास होती है, ठीक है ना, वो सारी ज्ञानेंद्रिय, वो सारी कोशिकाएं कहाँ होती हैं जो प्रकाश को अपने अंदर लेती है, ठीक है, और किसी वस्तु को देखने का आभास कराता है। तो वो कहाँ पर होता है, या हमें किसी वस्तु को देखने का आभास, है ना, मानव नेत्र के किस भाग में होता है। वो सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पर होती हैं जहाँ से देखने का आभास होता है। कॉर्निया में बिल्कुल नहीं, कॉर्निया में नहीं होता है। पुतली में नहीं होता है ना। रेटिना में, मानव नेत्र का सबसे लास्ट वाला जो होता है भाग, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है हमारा, है ना, ये, क्योंकि जब भी प्रकाश आँख में इन करती है ना, अंदर प्रवेश करती है, तो वो रेटिना पर आती है। कहाँ आती है? रेटिना पर, ठीक है। और रेटिना पर ही सारी सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, और रेटिना से होता हुआ वो फिर जाता है हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में, तब जाकर के हमें देखने का आभास होता है। तो वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं, तो हम कहेंगे कि रेटिना में होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए, जिसको दूरदृष्टि दोष में, ठीक है, दूर का साफ साफ दिखाई देता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं जिसको पास का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस, ठीक है, सॉरी, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, ओके। चलिए, अब आते हैं हम लोग इसके अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, ठीक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व मतलब जो हमारा नेत्र होता है, ठीक है, वो कितने समय तक देखने का आभास कराता है अगर हम अपनी आंखों को बंद भी कर लें तो, ओके। इसे कहते हैं दृष्टि का स्थायित्व। मतलब अगर प्रकाश आना बंद हो जाए हमारी आंखों पर, ठीक है, तो कितने समय तक हमें उसको देखने का आभास होता है, तो वो होता है 1/16, यानी कि 1 सेकेंड का 16वां भाग, ठीक है। 1/6 नहीं होगा, 1/10 नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1/16 सेकेंड तक, ठीक है ना। मतलब जैसे हमारे आंखों पर प्रकाश आ रही है और अचानक आना बंद हो जाए, फिर मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, तो 1/16 सेकेंड तक, ठीक है, हमारे आंखों पर उसके देखने का जो आभास है वो कायम रहती है, ठीक है। चलिए, इसका जो इमेज है वो वहाँ पर रहती है। चलिए, अब आते हैं हम इसके अगले सवाल पर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। चलिए, अब हम लोग आ गए चैप्टर विद्युत में, ठीक है। तो वाट का मात्रक कौन है इसमें से, आपने पढ़ा होगा, को याद होगा, ठीक है। तो कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल पर सेकेंड स्क्वायर, नो। जूल पर सेकेंड, यस, ठीक है, जूल पर सेकेंड होता है ना इसका आंसर, ठीक है। कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। एक वाट जो होता है, 1 W जो होता है, वो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, क्लियर है। यानी कि 1 सेकेंड में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो हम उसे 1 वाट कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा की क्षमता, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न पर। इसका जो अगला प्रश्न है एक ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा, है ना। चलो, अब आते हैं इसके अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15
कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो कितने बराबर होता है, यानी कि 1 घंटे में अगर हम 1 किलोवाट ऊर्जा की खपत कर रहे हैं तो हम उसे 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट नहीं होगा, 10 यूनिट भी नहीं होगा, है ना, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट, 1 kW, ठीक है, आवर होता है, 1 kWh। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 1 यूनिट बिजली के बराबर होता है। यानी कि अगर हम 1 घंटे तक किसी उपकरण को यूज़ करें और वो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति को खपत करे, है ना, तब उसे 1 यूनिट ऊर्जा कहा जाएगा। और इसी के हिसाब से फिर हम लोग को पैसा देना होता है ना, बिजली का, कि कितना घंटा हमने यूज़ किया और इसके बिहाफ पे कितना यूनिट हमने बिजली खपत की। ठीक है, तो 1 पर यूनिट के हिसाब से हमें पे करना होता है बिजली की खपत, है ना। चलिए अब आते हैं हम अगले सवाल पे। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? ठीक है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक है, वोल्ट नहीं होता है ना, जूल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? वाट होता है ना। न्यूटन तो बल का होता है वो। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि 1 kWh बराबर होता है। ये सभी हमने कहा था कि 1 kWh जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, पर अगर ये इसे ऊर्जा के फॉर्म में अगर पूछेगा, जूल के फॉर्म में पूछेगा, तब कितना होगा? तो 1 kWh जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 36 जूल नहीं होता है, 36 गुने 10⁻6 जूल नहीं होता है, 3600 जूल नहीं होता है ना। कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, याद रहेगा 1 kWh जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पर। इसका अगला जो सवाल है, ठीक है, वो है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आपने पढ़ा होगा चैप्टर विद्युत में कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कि दाएं हाथ के अंगूठे, ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, है ना, इसका चैप्टर में नाम था। ये आसान भाषा में है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि ये जो नियम था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है मैक्सवेल के द्वारा, ऑप्शन बी है आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के द्वारा, या ऑप्शन डी ऑस्टेट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से आइंस्टीन को हटा देते हैं, आइंस्टीन ने नहीं दिया था। ऑस्टेट का प्रयोग दूसरा था, है ना। अब आते हैं दो ऑप्शन, मैक्सवेल और फ्लेमिंग। तो अक्सर दोनों में जो है बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैक्सवेल का होगा कि फ्लेमिंग का होगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग का जो था, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपने पढ़ा था, ठीक है, उसका बाएं हाथ का नियम था। और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आपने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम था और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम था। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आपको याद होगा कि हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियों को, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है। तो कौन किसको बताएगा ये हमने पढ़ा था, क्लियर यहाँ तक। तो ये जो हमारा होता है तर्जनी जो होता है वो विद्युत धारा की दिशा बताती है। ठीक है, मध्यमा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, और जो अंगूठा है वो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। ठीक है, तो ये था मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 में। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज हम लोग जानते हैं कि जो पहले जो एक फ्यूज़ आता था, ठीक है ना, उसमें एक पतला तार लगा होता था कि जब भी किसी वजह से जब हमारे घरों के अंदर में तार से जब अत्यधिक धारा बहने लगती थी, ठीक है, तो फ्यूज का काम होता था कि अधिक धारा जब बहती थी तो फ्यूज का जो तार था वो गल जाता था, टूट जाती थी, जिससे आगे जो है करंट आगे नहीं बढ़ पाता था और घरों में जो उपकरण जो लगे होते थे वो बच जाते थे। ठीक है, अब तो MCB आ गया ना, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। अब जब भी ऐसा कुछ होता है घर में, जब धारा अधिक बहती है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो MCB होता है वो नीचे गिर जाती है ना, फिर हम उसको उठा लेते हैं। लेकिन पहले क्या था कि चीनी मिट्टी के
एक ढांचे में एक पतला तार को लगाया जाता था और उसी वो जो था हमारा विद्युत फ्यूज की तरह कार्य करता था। तो विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो क्या, विद्युत फ्यूज में क्या होता है कि जो पतला तार होता है वो गर्म होने के कारण, मतलब अधिक गर्म होने के कारण वो गल करके टूट जाता है। तो अधिक गर्म होने को क्या बोलते हैं? ऊष्मा, ऊष्मीय। चुंबकीय नहीं होगा, है ना, रासायनिक में नहीं होगा। ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊष्मा के कारण विद्युत फ्यूज में जो तार होते थे वो गल करके टूट जाते थे। ठीक है, जिससे जो हमारा जो घर में जो उपकरण होते थे वो बच जाते थे, है ना। तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये कार्य करता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज। चलो अब आते हैं हम लोग इसके अगले प्रश्न पे। चलो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 1/1000 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब 1/1000 को हम लोग 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, मैथ के साथ। अब इसको अगर ऊपर करेंगे तो पावर जो होता है वो माइनस में हो जाता है, पढ़ा होगा आपने। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 10 पे पावर -3 एम्पियर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 पे पावर -3 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर 1/1000 एम्पियर के बराबर होता है। अब इस 1000 को अगर हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। अब इसको ऊपर करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम इसके अगले सवाल पे। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, है ना, इसे हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? हम कहेंगे श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। समझ में आएगी? ठीक है, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ठीक है ना, हम इसे श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है ना। जैसे अगर ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो 3 2 कितना हो गया? 5 ओम हो गया। ये फिर 2 ओम का है तो 5 2 7 हो गया। फिर ये 3 ओम का है तो 7 3 10 हो गया। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो प्रतिरोधकों का जो मान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐड होता है, इसमें सम होती है। चलिए अब आते हैं इसके अगले सवाल पे। अगला जो प्रश्न इसका है वो है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटर आपने घरों में देखा होगा, अभी ठंड का मौसम है तो घरों में इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल अभी होता होगा। ठीक है, हीट के लिए, ऊष्मा के लिए। तो उस इलेक्ट्रिक हीटर में जो कुंडली बना होता है, जो लगा होता है रॉड, उसमें उस पर जो तार लगी होती है वो कौन सी तार होती है? किस पदार्थ की होती है? लोहे की होती है? नहीं। चांदी की? बिल्कुल नहीं। नाइक्रोम का? यस। ठीक है, वो जो कुंडली होती है यानी कि हीटर में, यानी कि जिसमें खाना भी बनता है, ठीक है, हीटर, तो वो होता है, उसमें जो तार लगी होती है वो नाइक्रोम की होती है। पास में आ गई? ठीक है, तांबे की नहीं होती है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसका अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से अब हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र में। यहाँ तक अभी हम लोग फिजिक्स का देख रहे थे, अब हम लोग आ गए रसायन शास्त्र में। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो पृथ्वी है, उसका जो ताप है वो दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। ठीक है ना, किसकी वजह से? ऑप्शन है NH3 अमोनिया की वजह से, NH3 की वजह से, O2 ऑक्सीजन की वजह से, बिल्कुल नहीं। N2 नाइट्रोजन की वजह से, नहीं। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस की वजह से, यानी कि CO2 की वजह से। ठीक है, जो भी हम लोग जितना भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं या फिर गाड़ी मोटर चलाते हैं या फिर आग जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि धुआं निकलता है। ठीक है, और उस धुएं में क्या होता है? CO2 गैस निकलती है। और जितना ज़्यादा CO2 गैस निकलेगा और उसके अनुपात में पौधे की संख्या कम है रहेगी तो हमारे आसपास वो मंडराता रहेगा CO2 गैस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पृथ्वी का जो ताप है वो गर्म रहेगी। ठीक है, इस स्थिति को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से होता है? तो कहेंगे CO2 गैस की वजह से। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो हमने पढ़ा है कि जीवों के सड़ने गलने से, ठीक है ना, उसके अंश से जो ईंधन बनती है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ज़मीन के अंदर से प्राप्त होती है। तो वो कौन कौन है? पेट्रोलियम है, हाँ है। प्राकृतिक गैस, ये भी है। कोयला, ये भी है। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द
करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि तीनों में से तीनों के तीनों हमारा जो है वो जीवाश्म ईंधन है, वो हमारा फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, अब आते हैं, बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। यानी कि सूर्य और तारे से जो हमें एक विशाल मात्रा में जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है, उसका जरिया क्या है, किस वजह से हमें जो ऊर्जा है वो प्राप्त हो रही है। ठीक है, पहला नाभिकीय विखंडन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिक के आपस में जुड़ने के कारण, ठीक है ना, हमें सूर्य और तारों में ऊर्जा की विशाल मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम लोग, क्या ऑप्शन है। वैसे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर आपके पास मॉडल पेपर अगर है तो आप इसको आंसर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो इसका जो है हमारा आंसर होगा, जो अगला ऑप्शन है ए और बी दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, देखने को मिलता है, वो नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आते हैं हम लोग कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। ठीक है, टिहरी जो बांध बनाया गया था, उसको बनाने का मेन मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या था। तो वो जो बांध बनाया गया था उसका उद्देश्य यही था कि सिंचाई में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और उससे बिजली उत्पादन किया जा सके, जल की पूर्ति की जा सके। ठीक है, ये तीन मुख्य रीज़न थे और मुझे लगता है कि ऑप्शन में तीनों रीज़न दिया गया है, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जलापूर्ति, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, यानी कि बैटरी से चलने वाले जितने भी खिलौने हैं उसमें कौन से सेल का उपयोग होता है। डेनियल सेल नहीं, सौर सेल नहीं, सूखा सेल जिसको हम लोग ड्राई सेल। तो हमारे घर में जो बैटरी, यानी कि जो बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं खिलौनों में, घड़ी में, रिमोट में, उसे सूखा सेल कहा जाता है, यानी कि उसे ड्राई सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड क्या बोलते हैं, प्लस वाला, और कैथोड हमारा माइनस वाला। तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ओजोन गैस नहीं, ऑक्सीजन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस हाँ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कैथोड पे जो है वो हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी कि प्राप्त होती है। अब आते हैं हम इसके अगले सवाल पे। आज हम लोग क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसको देख करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभिक्रिया है कि जिंक ऑक्साइड ZnO की अभिक्रिया कार्बन के साथ हो रही है। ठीक है, क्या बना रहा है, जिंक बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है और कार्बन के साथ मिल रहा है, यानी कि कार्बन का अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ मिल जा रहा है ना, कार्बन ऑक्सीजन को लेकर के अपचयित हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन अपचयित हो रहा है। क्लियर यहाँ तक। चलो अब आते हैं हम इसके अगले सवाल पे। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि जस्ता यानी कि Zn की अभिक्रिया जब हम लोग H2SO4 से, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl से कराएंगे। ठीक है, HCl से कराते हैं तो क्या बनता है। तो जब जिंक की अभिक्रिया हम लोग HCl से कराते हैं तो बनता है ZnCl2। ठीक है, अब प्लस H2। तो जब भी कोई अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 31। निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देती है। ठीक है, चूना जल को कौन दुधिया कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। जब हम लोग चूना जल में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जब तेज़ी से प्रवाहित करते हैं तो पूरा जो चूना जल है वो बिल्कुल दूध के जैसा हो जाता है, बिल्कुल वाइट सफ़ेद और छेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, चूना जल को दुधिया कर देती है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक इसको रहने देते हैं। ठीक है,
और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के सारे प्रश्न को हल करेंगे, कवर करेंगे, देखेंगे। ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक आए हैं, जितने भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन वेबसाइट पे दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे करके इसको 5 से 10 दिन में कवर करूँगा, सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी, उर्दू, सोशल साइंस हो, और साइंस और मैथ हो। ठीक है। सभी का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को मैं कवर करूँगा। ठीक है। उसके बाद फिर जब ये पूरा हो जाएगा सारा मॉडल पेपर, तो इसके बाद में फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, खुद का बनाया हुआ, सेट किया हुआ, मैं उस पर फिर मैं एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है। चलिए, अब तक के लिए हम लोग इसी पे रहने देते हैं, और अगला जब वीडियो में हम लोग 32 क्वेश्चन से आगे हम इसको जारी रखेंगे। ठीक है।